ईशान किशन को 2009-10 में आई थिंक मैं जब था वहाँ पे तो छोटे ही थे वो, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े भी नहीं थे, छोटे थे। और उस टाइम भी वो बहुत फेयरलेस क्रिकेट खेलते थे जैसे आज भी खेलते हैं, और काफ़ी अच्छा विकेट कीपिंग करते थे वो। इंटरनेशनल जैसी फैसिलिटी मिलती थी उस टाइम, 5 स्टार होटल्स मिलते थे, सारी चीज़ें मिलती थी, और हर स्टेट में जाके खेलना अच्छा नाम था, सारी चीज़ें। एयर इंडिया खुद में कौन से ईयर की बात होगी ये 2011-12 जब मैं कॉलेज में एडमिशन ही हो रहा था। तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा एयर इंडिया के साथ, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और बहुत सपोर्ट, बिस्ला भैया ने बहुत सपोर्ट किया, रजत भैया ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। सर को उसमें धोनी सर ने मैच जिताया भी था उसमें। ईशान शर्मा सर की बहुत पिटाई हुई थी उसमें, धोनी सर ने बहुत मारा था। तो जब वो वापस आ रहे थे, उनका ग्लव्स था और आर्मी वाले ग्लव्स होते थे उनके, तब भी डिज़ाइन, हाँ आर्मी डिज़ाइन वाले थे। तो मैंने रैंडमली मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये ग्लव्स दे दो मुझे। तो उन्होंने मेरे को ऐसे उतारा और दोनों ग्लव्स मेरी तरफ फेंक दिए। मेरे को अच्छा लगता है कि वो बच्चा खेल रहा है अच्छा, और उसको नहीं मिल रहा वो चीज़ें, नहीं कर पा रहे उसके पेरेंट्स, तो मैं करके दे रहा हूँ। तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है इन चीज़ों को लेके कि बच्चा अच्छा खेलेगा तो एटलीस्ट कम से कम मेरा नाम तो लेगा। कोच को सिर्फ ये चाहिए कि बच्चा नाम ले उसका। हाँ। कोच को नहीं उससे कुछ लालच है, नहीं कुछ उससे कुछ चाहिए। कोच को बस ये चाहिए कि मेरा बच्चा बस मेरे को याद करे। और ये हमारा खेलते थे उस टाइम, स्टेट दिल्ली से खेलते थे, तो एज अ विकेट कीपर ही थे वो भी। और जब मैं उनको देखता था खेलते हुए, तो एक तरीके से मेरे को विकेट कीपिंग करने की चाह बढ़ गई उनको देख के। तो जब भी हम खेलते थे, फील्डिंग सेशन करते थे, तो कि नहीं ये फ्रंट फुट की बॉल थी, ये बैक फुट की बॉल थी, इस पे पुल मारना था, इस पे स्वीप मारना था। आजकल हर कोई देने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, इसने एक तरीके का बिजनेस बना दिया इसे, स्पोर्ट्स को बिजनेस बना दिया। अब जैसे किसी एक कोच का, मैं किसी एसोसिएशन में किसी के छोटे से बंदे के साथ जान पहचान है, तो अब उसने कह दिया कि मेरी वहाँ जान पहचान है एसोसिएशन में। अब पेरेंट्स को क्या लगता है कि इसकी तो जान पहचान है, ये ट्रायल में तो बच्चों को क्लियर करवा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द एमएम डायलॉग। आज हमारे बीच में एक ऐसे गेस्ट हैं जो पहले क्रिकेटर रह चुके हैं, अभी एक क्रिकेटिंग कोच है एंड एक पीटीआई टीचर भी है वो एक प्राइवेट स्कूल में। एंड उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मतलब आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज स्टोरी। उन्होंने अपने क्रिकेट के स्टार्टिंग कैरियर में ईशान किशन, विराट सिंह या एम एस धोनी को भी काफ़ी क्लोज से देखा है। उनकी क्रिकेटिंग जर्नी में 3 साल उन्होंने एयर इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, और एयर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स, आईपीएल प्लेयर्स के साथ उनका सामना हुआ और उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। करंटली उनके कोचिंग के अंडर 3 प्लेयर जो एक बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन डोमेस्टिक लेवल पे। एक करंटली अभी हिमांशु चौहान जो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 उनकी फीमेल स्टूडेंट्स जो एक बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। विकेट कीपिंग बैट्समैन है, विकेट कीपर जो कि क्रिकेट में एक अंडररेटेड जॉब अभी भी रेट की जाती है। तो स्पेशली जो विकेट कीपर्स हैं उनके लिए भी एक स्पेशल मैसेज जाएगा। आई होप अगर वो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो उन्हें भी कुछ विकेट कीपिंग से रिलेटेड या काफ़ी इस जर्नी से रिलेटेड सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा डिले ना करूँगा मैं और इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। मिस्टर अरविंद यादव, इन्होंने झारखंड से डिस्ट्रिक्ट लेवल, उन्होंने अपनी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिप्रेजेंट करा है, स्टेट लेवल का कैंप लगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्टर अरविंद यादव के साथ अपना इंटरव्यू। आई होप यू विल बी विद मी टिल द लास्ट टाइम ऑफ दिस इंटरव्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और आप इंटरव्यू में आए, तो थैंक यू सो मच अगेन। तो सर जैसे मैंने भी अपने इंट्रो में बताया, आपके काफ़ी विकेट कीपिंग बैट्समैन थे। तो कैसे क्रिकेट स्टार्ट हुआ सर? मतलब दिल्ली से स्टार्ट हुआ, झारखंड से स्टार्ट हुआ, कहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुआ? मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ 2007। मैं दीपाल्या स्कूल में पढ़ता था। 2007 फर्स्ट। पेरेंट्स वैसे सपोर्ट नहीं करते थे उस टाइम, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस रहते थे। फिर जब पापा को लगा कि इसको क्रिकेट ही खेलना है, तो सबसे पहले मैंने एडमिशन कराया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली में, लोधी रोड पे। तो वहाँ पे भारद्वाज सर आते थे, मोहन शर्मा सर थे। और मुझे याद है कि मैं 2007 में 9-10 साल का ही रहा हूँ, 10-11 साल का। और उस टाइम पुनीत भी भैया खेलते थे, उस टाइम स्टेट दिल्ली से खेलते थे। तो एज अ विकेट कीपर ही थे वो भी। और जब मैं उनको देखता था खेलते हुए, तो एक तरीके से मेरे को विकेट कीपिंग करने की चाह बढ़ गई उनको देख के। तो जब भी हम खेलते थे, फील्डिंग सेशन करते थे, तो मेरी फील्डिंग और मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी जैसी थी, जिस तरीके से मैं डाइव लगाता था, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तो विकेट कीपर बन जा और विकेट कीपिंग पे फोकस कर। तो थैंक्स टू पुनीत बिस भैया कि उन्होंने मेरे को विकेट कीपिंग के लिए इनकरेज किया। और अभी विकेट कीपर कीपिंग और बैटिंग करता हूँ मैं अभी।
विकेट कीपर्स का और इंडियन क्रिकेट का मतलब और स्पेशली झारखंड का काफी एक मतलब कोई रिश्ता हो गया है, MS धोनी, ईशान किशन और काफी अच्छे विकेट कीपर्स, काफी विकेट अच्छे कीपर। क्रिकेटर्स वहां से आते हैं। तो जैसे कि आपने मुझे बताया जब मैं बिहाइंड द शूट्स आपसे बात कर रहा था, ईशान किशन को आपने काफी क्लोजली देखा हम्म। है। ईशान किशन आप काफी छोटे थे उस टाइम पे जब वो खेल रहे थे। विराट सिंह हो गए, तो उनकी विकेट कीपिंग कैसे थी और आज के टाइम पे मतलब विकेट कीपिंग का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा हो गया है झारखंड में, आपने क्लोजली उनको देखा है तो? ईशान किशन को 2009 10 में आई थिंक, मैं जब था वहाँ पे तो छोटे ही थे वो, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े भी नहीं थे, छोटे थे। और उस टाइम भी वो बहुत फेयरलेस क्रिकेट खेलते थे जैसे आज भी खेलते हैं, और काफ़ी अच्छा विकेट कीपिंग करते थे वो, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती थी। उस टाइम भी बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन थे झारखंड की टीम में, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, हम्म। फाइनेंशियली इशू, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता था उनको खेलने को। सीमेंटेड विकेट पे खेलते थे हम, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैच भी मोस्टली झारखंड में मैट विकेट पे ही होता था, टर्फ होता भी नहीं था। आज भी कई जगह है झारखंड में जहाँ पे टर्फ होता ही नहीं है। तो ईशान किशन भी उसी सीमेंटेड पे, तरीके से गेम खेल के आगे सीमेंटेड पे, निकले, हाँ सीमेंटेड सीमेंटेड विकेट पे पे। ज्यादा, तभी वो मतलब छोटी बॉलों पे हाँ काफी अटैकिंग क्रिकेट हाँ, खेलते तो हैं। सीमेंटेड ही होता था उस टाइम, टर्फ विकेट तो अब धोनी सर के आने के बाद से चीज़ें सारी इंप्रूवमेंट हुई हैं, लेकिन अभी भी कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। जैसे मैं प्लामो रिप्रेजेंट करता था, प्लामो डिस्ट्रिक्ट, तो हम्म। वहाँ पे तो अभी भी टर्फ विकेट नहीं है। ओके। कई जगह झारखंड में गुमला हो गया, जैसे जो अच्छे अच्छे जमशेदपुर साइड हो गए वहाँ तो अच्छे चलते हैं सारे, लेकिन गढ़वा हो गया, गुमला हो गया, ये सारी जैसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ अभी भी मैटिंग और सीमेंट ही चलता है। तो अब धीरे धीरे जाके ठीक होता जा रहा है। बाकी ईशान किशन तो सबको पता है कि वो कैसे बैट्समैन है और किस हिसाब से विकेट कीपिंग करते हो, उनका रोल इंडिया को पता ही है कैसे करा है उन्होंने आगे। तो मतलब जैसे धोनी के बारे में भी कहते हैं और ईशान किशन के बारे में भी कहते हैं, मतलब स्किल तो है, ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, बट दे आर नेचुरली टैलेंटेड एज वेल। हाँ। चाहे वो पावर हो या फिर वो विकेट कीपिंग के जो अननेचुरल स्किल्स हो, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्रिकेटिंग बुक्स में नहीं है। हम्म। तो क्या आप समझते हैं मतलब इस तरीके से जो टफ कंडीशन से वो होके निकले हैं, उसका काफी रोल है इसमें? मतलब खराब विकेट्स पे खेलना, सीमेंट विकेट्स पे खेलना, बैटिंग विकेट्स हम्म। पे खेलना, बॉल कहीं भी अनइवन हो सकता है, तो इसमें आप समझते हैं कि उनकी बैटिंग में या विकेट कीपिंग में काफी ये हेल्प करी होगी ये चीजें? ये बहुत हार्ड है। जैसे विकेट कीपिंग जब करते हैं हम, तो अगर हमें, जैसे हम बोलते हैं पाटा विकेट है, पाटा विकेट पे अच्छा कैरी होता है, अच्छा बॉल हाथ में आता है, अच्छा दिखता है, हमें ज़्यादा डाउन जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम वहाँ खेल रहे हैं, नॉर्मल विकेट है ऐसे, तो वहाँ पे क्या होता है, अनइवन होता है। आपको लेट तक रुकना ही है वहाँ पे, लेट तक आपको रहना ही है, देखना ही है। तो उस चीज़ों को अगर जिस विकेट कीपर ने अच्छा कर लिया, वो आगे कहीं भी किसी भी विकेट पे वो अच्छी विकेट कीपिंग और बैटिंग कर सकता है। तो जहाँ से हमने करा है, जहाँ पे हमने, जैसे हम बोलते हैं सुर्री बॉल निकल गई यहाँ से, हम्म। नीचे से निकल गई, तो उस चीज़ों को अगर जिसने पकड़ना स्टार्ट कर दिया, वो किसी भी लेवल पे विकेट पे वो अच्छा कर सकता है। और मेरे को लगता है कि धोनी सर ने, ईशान किशन ने इतना अच्छा करा है, तभी वो इतने अच्छे विकेट कीपर और बैट्समैन है, क्योंकि उन्होंने उस जगह से, उस ग्राउंड से देखा है हम्म। अच्छे इंटरनेशनल अच्छे विकेट तक। ऑब्वियसली बात है, जो मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस में ट्रेन करेगा फिर वो तो आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा ही। एग्जैक्टली जैसे ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनको सारे ऊपर ही मिलते हैं। जब वो इंडिया में आते हैं खेलने, उनको डिफिकल्ट होता है कीपिंग करना, नीचे बॉल रहती है, तो काफ़ी मुश्किल होती है उनको बॉल पकड़ने में जब इंडिया में वो खेलते हैं। तो ये एंड चीज़। जब इतने बड़े नाम एक स्टेट से आते हैं तो हेल्प होती है स्टेट के क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को, या आपको कुछ चेंजेस नजर आए जब MS धोनी सर जो इतना बड़ा नाम हुए, उसके बाद ईशान किशन, विराट सिंह, सौरव तिवारी, काफी बड़े बड़े नाम हम्म। निकले उसके बाद, तो एक हेल्प होती है क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को डेवलप होने में? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को याद है अमिताभ चौधरी सर वहाँ के प्रेसिडेंट थे झारखंड के, और उन्होंने काफ़ी हेल्प, काफ़ी सपोर्ट किया है अपने एसोसिएशन में। और जिस तरीके से माही सर का, धोनी सर का, और ये सारे जो लड़के निकले हैं, उसके बाद रांची का स्टेडियम सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया उसके बाद, वहाँ भी हमने मैच वैच करे, कैंप वहीं होते थे सारे। तो बहुत फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों का, बहुत अच्छे से हुआ है सारी चीज़ें। और आज रांची में अगर आप जाओगे, झारखंड में जाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि दिल्ली से भी अच्छा चल रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके। हम्म। जितनी भी लड़कियाँ हैं, झारखंड रांची की हॉकी फुटबॉल की सबसे बेस्ट लड़कियाँ हैं, आज इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्रिकेट में लड़कियाँ, लड़के इतना अच्छा कर रहे हैं। ओलंपिक्स में जितने भी हैं, शूटिंग में हो गया, जितने भी लड़कियाँ हैं वो बहुत अच्छा, रांची सारे आदिवासी जगह से ही आके सारा यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स को तो बहुत बढ़ावा मिला है वहाँ पे, क्रिकेट को ही नहीं, सारे गेम्स को लेके बहुत बढ़ावा मिला है वहाँ पे। और ये बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स इतना आगे चल रहा है, छोटे से शहर से इतना अच्छा चल रहा है यहाँ पे। जैसे आपने बताया कि इतने बड़े नाम आते हैं तो इससे कैसे क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को हेल्प होती है, इवन स्पोर्ट्स को भी काफी हेल्प होती है। इवन आज भी देखा जाए तो
पहले में भी आपने तो मेरे से ज़्यादा बताओ, आप मेरे से पहले से मतलब क्रिकेट में हो, काफ़ी टाइम से आप क्रिकेट खेल रहे हो। तो जैसे पहले बड़े शहरों के बच्चे क्रिकेट में आगे आते थे या बड़े शहरों के बड़े बड़े नाम होते थे, बट कुछ रीसेंट टाइम्स में छोटे शहरों से बच्चे निकल रहे हैं, छोटे शहरों से आगे निकल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर किसी स्टेट से कोई बड़ा प्लेयर निकल के आता है। एंड रही बात आपकी क्रिकेट जर्नी की, ये तो हमने अभी इन बड़े प्लेयर्स के बारे में बात करी। आपने छोटी जगह से निकल के फिर आपने एयर इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट करा, 3 साल आपने लगातार एयर इंडिया के लिए खेला। ये मतलब जो क्रिकेट खेलता है उसको पता है कि किसी भी अच्छे लेवल पे खेलना कितनी बड़ी बात होती है। तो लोग डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए भी तरस जाते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिलती। तो हम्म। कैसा एक्सपीरियंस था सर एयर इंडिया के लिए खेलना, और कितने बड़े नाम थे उन एयर इंडिया की टीम में, वहां से आपने क्या सीखा, कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस एक्चुअली था? एयर इंडिया 2012-13 जब मैं पीजीडीवी कॉलेज में था, तो मैं उस टाइम 2010 में मैं सीआर पार्क में एक एकेडमी थी, स्कूल था रायसीना बंगाली स्कूल। तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने जाता था, क्योंकि नेहरू स्टेडियम में काम चल रहा था और वो शिफ्ट हो गया था नेशनल स्टेडियम में, तो बहुत डिफिकल्ट होता था जाना आना सारी चीज़ें। तो मेरे को वहीं पे सजेस्ट किया था कि एक सीआर पार्क में एक एकेडमी है, वहाँ पे आप चले जाओ। तो वहाँ पे संजय डोभाल सर, हेमंत सर और हरीश सर, ये 3 सर थे मेरे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और शेखर सर थे उस टाइम एयर इंडिया के मैनेजर थे, एयर इंडिया में उनकी अच्छी पोस्ट थी उस टाइम। शेखर सर बंगालीज थे वो सीआर पार्क में। तो संजय डोभाल सर अब कोविड में नहीं रहे, वो नहीं रहे हमारे साथ, लेकिन उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी है मैंने। तो जब एक मैच था, तो उन्होंने मेरे को भेजा कि शेखर सर ने कि एयर इंडिया का एक मैच है, तो वहाँ जाके चला जा, एक बार देख ले, खेल के आ जा। तो मुझे लगा कि ठीक है, चले जाते हैं, जैसे हम नॉर्मली मैच खेलने जाते हैं वैसे ही हमने। तो शेखर सर ने मेरे को बोला कि चला जाओ। संजय डोभाल सर भी उस टाइम एयर इंडिया में थे, तो वो टीम हैंडल करते थे सारे। तो फिर जब मैं वहाँ गया, तो वहाँ मैंने मनविंदर बिस्ला भैया को देखा, रजत भाटिया भैया को देखा, 2-3 और लड़के थे जो उस टाइम दिल्ली स्टेट खेल रहे थे, काफ़ी अच्छे भी, अच्छे अच्छे थे काफ़ी सारे, बड़ा नाम थे बड़े जो। नाम थे सारे वो। तो वहाँ पे देखा, मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बच्चा सा ही था उस टाइम, तो अच्छा लगा मेरे को उनके साथ खेल के। उनके साथ मैंने प्रैक्टिस सेशन किया, बस अड्डा, स्टीफन कॉलेज, बस कश्मीरी गेट में होता था, विजय दहिया क्रिकेट एकेडमी में उनकी प्रैक्टिस होती थी बस अड्डे पे। तो वहाँ से फिर खेलना स्टार्ट किया, वहाँ से फिर रेगुलर मैचेस खेलता था मैं, उनके साथ जाता था, विकेट कीपर बैट्समैन ऐसा खेलता था। जैसे कोई विकेट कीपर बिस्ला भैया नहीं है तो मैं विकेट कीपिंग करता था। और काफ़ी जगह हम जाके खेले, वहाँ पे अलग अलग स्टेट में मैच होते थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा लगता था कि मैं, इंटरनेशनल जैसी फैसिलिटी मिलती थी उस टाइम, 5 स्टार होटल्स मिलते थे, सारी चीज़ें मिलती थी। और हर स्टेट में जाके खेलना, अच्छा नाम था, सारी चीज़ें। एयर इंडिया खुद में इतना कौन बड़ा से ना। ईयर की बात होगी ये? ये 2011-12, जब मैं कॉलेज में एडमिशन ही हो रहा था मेरा। तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा एयर इंडिया के साथ, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े भैयाओं से। और काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो, ऐसा नहीं है कि बड़ा खेल रहा है तो वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने बहुत सपोर्ट, बिस्ला भैया ने बहुत सपोर्ट किया, रजत भैया ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। एंड कोई एक ऐसा इंसिडेंट, जैसे आप इतने बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे जो कि बहुत बड़ा नाम थे उस समय डोमेस्टिक लेवल पे, इवन आईपीएल में बहुत अपना नाम कमा चुके थे, हम्म। तो कोई एक ऐसी बात जो उन्होंने आपको बताई हो, आगे जाके आपको बहुत हेल्प करी, इवन अपने जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप उनको गाइड करते हो वो चीज़ें आप उन्हें बताते हो, कोई ऐसा इंसिडेंट है अभी? बहुत सारे, जैसे मैं जब विकेट कीपिंग करता था, मैं नॉर्मली विकेट कीपर, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा विकेट कीपिंग करता था एक लेवल पे, उस लेवल अभी भी मैं बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करता हूँ। तो बिस्ला भैया और टीम के कहते थे कि यार, तू इतनी अच्छी विकेट कीपिंग करता है, थोड़ा बैटिंग पे फोकस फोकस कर ले, अच्छा करेगा आगे, तेरी एज भी कम है अभी। तो बिस्ला भैया मेरे से, वो इंसिडेंट याद है, बिस्ला भैया मेरे से पूछते थे स्किल्स कि यार ये तू कैसे पकड़ लेता है ये चीज़ें। तो वो मेरे को बहुत चीज़ें वो अच्छी लगती है, बात है कि यार इतने बड़ा प्लेयर अगर मेरे से चीज़ें पूछ रहा है। आज भी गुड़गांव में मैच खेलने जाते हैं तो काफ़ी लड़के हैं जो अच्छे जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि यार तू ये बॉल कैसे पकड़ता है, इसमें ये कैसे देखता है, तू कैसे जज करता है बॉल को। तो वो देख सुन के बहुत अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट मेरे से इतने बड़े लोग पूछने आ रहे हैं। तो वही चीज़ें मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। एंड एक चीज़ सर, मैंने मतलब एक बुक पढ़ रहा था मैं, क्रिकेट से रिलेटेड ही बुक थी, उसमें रोहित शर्मा का एक मेंशन था। हम्म। तो रोहित शर्मा ने उस बुक में बताया था एक इंसिडेंट कि जब वो रणजी ट्रॉफी टीम में पहली बार उनका नाम आया था, हम्म। तो पहली बार जब उनके नेट्स हो रहे थे, तो उनके हाथ पैर नहीं चले बिल्कुल नहीं, हम्म। क्योंकि वो कह रहे थे कि उस टाइम पे वसीम जाफर और विनोद काम्बली भी, इवन विनोद काम्बली और जहीर खान, बहुत हम्म। बड़े बड़े नाम थे। तो जो वो पहली बार नेट करा तो यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे हाथ पैर नहीं चले। आई होप आपने भी कभी ना कभी ऐसा फेस करा हो, जब इतने सारे बड़े नाम देखिए, आपने कभी फेस करा है ऐसा?
बिल्कुल ये कोई स्पोर्ट्समैन ऐसे नहीं कह सकता कि उसके हाथ पैर नहीं चले, ये सबके साथ होता जब है। बड़े नाम अपने आसपास में रहते हैं। नर्वसमेंट दिमाग में होता ही है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जैसे अब बड़े बड़े प्लेयर हैं जो आईपीएल में अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे इंडिया में आते हैं उनकी हम्म। परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे फर्क पड़ता है, ये साइकोलॉजिकली फैक्ट है कि अगर आप खेलने जा रहे हो तो नर्वसमेंट है। ये कोई बोलेगा कि मैं नर्वस नहीं होता तो वो गलत बोल रहा है। हर कोई नर्वस होता है। तो नर्वस सर होता था, मैं वहाँ पे जाता था तो बैटिंग करना, तो अच्छे अच्छे बॉलर को फेस करना। कीपिंग में मैं आज तक नर्वस नहीं हुआ, चाहे मुझे कहीं भी करा लो। कीपिंग में मैं नर्वस नहीं हूँ। मैंने ईशांत शर्मा की बॉल भी पकड़ी है, मैंने रणजी ट्रॉफी काफ़ी अच्छे बॉलर्स को भी पकड़े हैं। परिंदर रवाना भैया को पकड़ा है, ईशांत शर्मा भैया को पकड़ा है। तो मेरे को कीपिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन बैटिंग में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, जब आप उस लेवल से सीधा उस लेवल पे जा रहे हो खेलने, तो आपको पता नहीं होता कि सामने वाला बॉलर क्या फेंक रहा है। और जब 140 135 स्पीड आ रही है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है। उंगलियां सलामत है सर आपकी अभी तक? मेरी उंगलियां टेढ़ी है सर, ये देखो, ये मेरी उंगलियां सारी टेढ़ी टेढ़ी है। क्योंकि विकेट मैंने कीपर के। जितने विकेट कीपर्स की उंगलियां हाँ, देखी है लेटर और अपने कैरियर में, सबकी उंगलियां टूटी रहती है। टेढ़ी रहती इवन है। एडम गिलक्रिस्ट हो गया, MS धोनी हो गया, धोनी सारे होगी कहते हैं कि सबके। हमारी उंगलियां टूट रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो टूटी रहती है। एक ही बॉल ऐसी जगह लगती है कि वो फिर बार बार लग लग के वो ऐसा हो जाता है। बाद में यूज्ड हो जाते हो आप उस दर्द के। हाँ, वो दर्द फिर सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत करता है, गर्मियों में तो ठीक है, सर्दियों में ज़्यादा। तो जैसे जैसे आपने अभी मेंशन करा कि नर्वस तो सब रहते हैं, इवन मैं भी पॉडकास्ट जब मैंने स्टार्ट करी है मैं भी बहुत नर्वस था शुरू में। धीरे धीरे करके मैं भी थोड़ा कैमरा फ्रेंडली हो रहा हूँ। हम्म। तो मेरी ऑडियंस को भी पता है जो मुझे देखती है कि स्टार्ट ही मैंने करा है। एंड वन मोर थिंग सर, जैसे आपने बोला नर्वस सब रहते हैं, बट एक कोई टेक्निक भी होती होगी या आपने प्लेयर से सुनी होगी, जैसे आज के टाइम पे कोई लड़का स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा करके फाइनली उसको रणजी ट्रॉफी कैप अटेंड करने का मौका मिल जाता है, उसकी बैटिंग आ रही है या कोई बॉलर है उसको बॉल डालनी है, हम्म। तो उसको अपने आप से क्या बात करनी चाहिए उस टाइम पे कि वो उसके दिमाग में बॉलिंग से ज्यादा ये बड़े नाम चल रहे होंगे उस टाइम पे, ऑब्वियस सी बात है। चलता इवन है। हमारे भी जब कोच हमें बैटिंग करते हुए देखते थे तो हमारे भी हाथ पैर नहीं चलते थे सही से उस टाइम पे। हम्म। तो क्या आप उनको गाइड करोगे या क्या सजेशन दोगे एक जो अपने दिमाग में वो रखे? मैं देखो, मैं सिंपल यही चीज़ बोलूँगा कि जब आप खेलने जा रहे हो तो आप प्लेयर ना देखो। आप अपने सामने बॉलर को नहीं देखना, आपको सिर्फ बॉल देख के खेलना है। आप अपने हिसाब से माइंड को बिल्कुल खाली करके जाओ जब आप बैटिंग करने जा रहे हो, जब आप टीम में हो। अगर आप देखोगे कि सामने इतना बड़ा प्लेयर है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं कैसे खड़ा हूँ, मैं कैसे बैटिंग कर रहा हूँ, मैं कैसे फील्डिंग कर रहा हूँ, कैसे भाग रहा हूँ, तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। आपको वहाँ पे ब्लैंक रहना है, आपको सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना है। मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप जब स्टेट के कैंप में जा रहे हो या स्टेट के ट्रायल पे जा रहे हो, जैसे बैटिंग आप अपनी एकेडमी में करते हो वैसी बैटिंग वहाँ करनी है। आप पहले देख के बच्चे ये सोचते हैं कि यार सर वो 14 का ट्रायल था लेकिन बच्चा मेरे को 16 का लग रहा था, तो बड़ा बच्चा लग रहा है। मैंने कहा उससे क्या मतलब है तुम्हें, तुम बैटिंग करो। 16-16 साल के लड़के इंडिया खेल रहे हैं, 13 साल का लड़का बिहार का भी आईपीएल खेल रहा है। तो ये चीज़ें सर मैं तो मना करता हूँ कि आपको अपने आप बेसिक ही इम्प्रूव रखना है, मेरिट पे खेलना है, चाहे सामने कोई भी बॉलर क्यों ना। सचिन ने उस टाइम पे वसीम अकरम को फेस किया था, तो ये सबके लिए बहुत बड़ा है। चेक करना चाहिए सबको कि एक नहीं। सौ 145 प्लस विद रिवर्स स्विंग। हाँ, रिवर्स स्विंग तो तो इन चीज़ों से भी सीखना चाहिए बच्चों को कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है हमें आगे के लिए। एंड सर आपने मुझे एक चीज़ बताई थी, मैंने जब आपसे पहली बारी कॉल पे बात करी थी, हम्म। आपकी लाइफ का मैंने अनफॉरगेटेबल मोमेंट पूछा था, तो आपने बोला था एक मैच था नोएडा में रणजी ट्रॉफी का, दिल्ली वर्सेस झारखंड का, हम्म। तो उसमें MS धोनी सर आए थे। हम्म। तो MS धोनी सर से आपने ग्लव्स लिए थे, विकेट हम्म। कीपिंग ग्लव्स लिए थे, बहुत बड़ी बात होती है, लोग इवन एक फोटो खिंचवा लेते हैं, वो हाँ। लाइफ टाइम मोमेंट हो जाता है। इवन हम भी मर रहे हैं कि हम उनके साथ उनकी एक फोटो हो जाए। तो कैसा मोमेंट था सर वो, कैसा अभी कैसी याद है उस चीज़ की? वो सर मेरे को याद है कि नोएडा स्टेडियम में मैच था, हम सारे खेलने गए, देखने गए हुए थे। तो धोनी सर ने मैच जिताया भी था, उसमें ईशांत शर्मा सर की बहुत पिटाई हुई थी उसमें, धोनी सर ने बहुत मारा था। तो जब वो वापस आ रहे थे, उनका ग्लव्स था और आर्मी वाले ग्लव्स होते थे उन पे, तब आर्मी भी? डिज़ाइन, हाँ आर्मी अच्छा। डिज़ाइन वाले थे। तो मैंने रैंडमली मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये ग्लव्स दे दो मुझे। तो उन्होंने मेरे को ऐसे उतारा और दोनों ग्लव्स मेरी तरफ फेंक दिए। कुछ पूछा नहीं तुम कौन नहीं, हो क्या? मेरे को कुछ भी नहीं पूछा क्या है क्या नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता सर। सिक्योरिटी भी थे जब साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को ग्लव्स दिए और मेरी तरफ फेंके। और वो ग्लव्स मैंने अपने फेवरेट बच्चे को गिफ्ट कर दिया है, जबकि मेरे को अब अफसोस होता है कि वो ग्लव्स रखना चाहिए मेरे को अपने पास। तो संजय यादव है एक लड़का, विकेट कीपर बैट्समैन है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को देखता हूँ, जैसा वो विकेट कीपिंग करता तो है। तब धोनी सर इंडिया खेल चुके थे? हाँ, इंडिया खेल चुके थे, वो अच्छा, बहुत तब बड़े की नाम बात थे, है। हाँ बहुत बड़े नाम थे। 2012 14 की बात है, तो तब की बात है ये। तब की बात है, 14 की, जब वो बहुत तगड़े तब तो प्लेयर बहुत थे। बड़ा नाम था ऑलरेडी। उनके उनसे फ़ोटो भी नहीं खिंचवा सकते थे, तो उन्होंने मेरी तरफ फेंका। तो वो हम्बलनेस है उनके अंदर, वो चीज़ें करते हैं। और
इतने प्यार से बातें करते हैं, किसी से भी ऐसे बात करेंगे जैसे वो बहुत फ्रेंडली हैं। तो ये चीज़ें जैसे धोनी सर दिखते हैं कैमरे में, वैसे ही ऑफ कैमरे भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऑफ कैमरा अलग हो जाते हैं, और बहुत अच्छे हैं। तो ये आप लोगों के कल्चर में है, आप भी जैसे झारखंड से आते हो, वैसे वो बिहाइंड तो मतलब वैसे उत्तराखंड से है, हाँ, लेकिन सारा उत्तराखंड उनकी रूट शुरू से वहीं से। तो वहीं झारखंड में रहे, वो खुद हम्म। बोलते हैं झारखंड में बचपन से स्टार्ट हुआ है। तो ये कुछ उससे भी होता है, कैसे कल्चर से आप आते हो, या अगर आप एक लोअर मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, आपका बचपन वैसा नहीं रहा, तो आप काफ़ी हम्बल होते हो, इससे ही फर्क पड़ता है काफ़ी। बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हमने शुरू से ही, अब शुरू से ही हमने देखा है वो चीज़ें कि हमें एक बार में नहीं मिलता था। हमने पापा से बोला, पापा एक बैट ले दो, 2000 का बैट है। वो एक बैट पापा को दिलाने में 6 महीने लग जाते थे। तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो था शुरू से ही। मैं दूसरों की बोरो करके बैट लेके जाता था, उससे खेलता था। बैट में इतने सारे टेप लगा के केयर करके हम खेलते थे उससे। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा भी नहीं लगता था जब हम ऐसी जगह से खेलने जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है, जब एयर इंडिया में गया था खेलने, तो मेरे पास फटा सा किट बैग था, फटा हुआ था किट बैग पीछे से। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ ऐसे ऐसे प्लेयर होंगे, और किट बैग लेके गया था। तब मेरे को वहाँ पे एयर इंडिया से किट बैग मिला था मेरे को वहाँ से। तो ये एंड चीज़ें सर नेचर में होती हैं। कोई कोई होता है कि बहुत बड़ा आदमी है लेकिन वो बहुत ग्राउंडेड होता है। हाँ हाँ। कोई कोई होता है कि छोटा होता है लेकिन उस पे पैसा जब आता है तो वो संभाल नहीं पाता उन पैसों को, वो फिर पागल सा होने लग जाता है। तो वो नेचर में होना चाहिए। हम्बल तो आपको ज़िंदगी भर रहना चाहिए, और जितना शांत रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप खुद एक विकेट कीपिंग बैट्समैन हो, और आपके स्टेट से ही धोनी सर है, हाँ, तो जैसे आपने हम्बलनेस का एक एग्जांपल दिया, तो आप आई बिलीव यार, ऑब्वियसली आप अपने स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल देते होंगे, जो भी स्टूडेंट आपके बिल्कुल होते होंगे, बिल्कुल कि देता देखो हूँ इतना मैं। बड़ा प्लेयर है तब भी इतना हम्बल है। हम्बल है। ये हम्बलनेस तो सर स्पोर्ट्समैन ना भी हो तब भी आना चाहिए सबके अंदर। आप गिव एंड टेक का तो होना चाहिए कि आप जैसा कर रहे हो वैसा आपको मिलेगा सारी चीज़ें। और बहुत अच्छा है। फिर मैं जब सर ट्रायल डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था, उसके 2 साल बाद मेरी नी इंजरी हो गई थी। ओके। मैं उस टाइम मतलब पीक पे था कि खेलना है, आगे कुछ करना है। तो मैं बीपीएड भी पढ़ाई भी कर रहा था मैं साथ साथ, कि मुझे लग रहा था कि अब कुछ हो नहीं रहा तो पढ़ाई भी ज़रूरी है साथ में। तो मैं सारे बच्चों को यही बोलता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई रखनी है अभी आपको, जो भी स्कूल के बच्चे हैं। सेकंड प्रायोरिटी आपका स्पोर्ट्स होना चाहिए। जब आप किसी एक स्टेप पे चढ़ जाओ, तब आपकी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 50-50 स्पोर्ट्स और पढ़ाई। पहले तो 20 स्पोर्ट्स और 80 पढ़ाई। फिर आप अगर सेकंड स्टेप, जैसे आपने स्टेट खेल लिया, स्टेट के बाद अगर आपका रणजी ट्रॉफी में नाम आ रहा है, तो मैं कहता हूँ पढ़ाई थोड़ा कम ही कर दो, फिर आप 80% गेम में ही ध्यान दो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बच्चों को आज भी समझाता हूँ कि अगर आप अचीव कर रहे हो तो उस चीज़ पे पूरा फोकस करो। तो मेरा जब नी का ऑपरेशन हुआ, लिगामेंट टेयर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, तो 1-1.5 साल मैं क्रिकेट से दूर ही था। उसके बाद फिर पूरा फोकस पढ़ाई पे ही करा मैंने फिर। क्योंकि मतलब मेरे से भी, मैंने भी जितना भी ट्राई करा खेलने में, या मैं भी जिसने भी क्रिकेट जो खेल रहा है 5-6 साल, उससे भी जब कोई क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आजकल के जो 10-11 साल के बच्चे हैं या 8-9 साल के बच्चे हैं, आईपीएल की लाइमलाइट को देख के वो उतरना तो चाहते हैं उस चीज़ में, हम्म। लेकिन जिसने खेला है उसको पता है कि मतलब ये ऑलमोस्ट एक आईपीएस एग्जाम क्रैक करने जैसा है, ये आईएएस बनने जैसा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना आज के टाइम पे। हम्म। इतना कंपटीशन है बचपन से ही, और हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी लाइमलाइट है, बट ये नहीं देखते कि उससे पहले वो प्लेयर किन सब चीज़ों से होकर गुजर रहा है। गुजर रहा है। वो फाइनेंशियल कंडीशंस हो, या फिर घर वालों के ताने हो, या सोसाइटी के ताने हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आप अच्छा भी कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप लगातार आप सारे रन भी बना रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको वो मौका नहीं मिल रहा। तो अगर सर कोई ऐसे टाइम पे कोई लड़का अभी है जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है, वो इस टाइम पे ऐसा कर रहा है, और वो अभी उसके पास एज भी बची है, तो उसको क्या अभी माइंडसेट रखना चाहिए सर इस टाइम पे, कि वो क्या गलतियां ना करे, कि उसका क्रिकेट भी खराब ना हो, उसका कैरियर भी खराब ना हो आगे जाके। देखो, मैं तो सिंपल यही कहता हूँ कि पढ़ाई नहीं छोड़नी। पढ़ाई इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ा सकती है। अगर आप पढ़ाई को देना कम करोगे स्कूल लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा आप। पढ़ाई के साथ साथ आपको खेलना भी ज़रूरी है। और ये खेलना भी मैं सबको कहता हूँ कि सबको ही खेलना चाहिए। हम्म। जो आजकल नहीं खेल रहे, मैं उनको भी कहता हूँ कि 1 घंटा जाओ और खेलो। अपने माइंड को फ्रेश करो, क्योंकि गेम एक ऐसी चीज़ है कि आपके पूरे माइंड को फ्रेश करके रखता है। मैं 6 के 6 दिन मतलब मैं बैट पकड़ता ही हूँ। अकेडमी में हो गया या मैच खेलने चला गया, अब मेरी पर्सनल क्लासेस हो गई, तो मैं 6 के 6 दिन बैट पकड़ता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है वो। मुझे मज़ा आता है। स्ट्रेस स्ट्रेस बर्न होता है मेरा उससे। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर आप जिस चीज़ में आपका लग रहा है, जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं स्कूल में खुद फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फ़ोन में रील स्क्रॉल करना अच्छा लगता है, उनका वही स्ट्रेस खत्म हो रहा है, लेकिन उनसे उनको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। उनके आई साइड में प्रॉब्लम आ रही है, उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अच्छा सारी चीज़ें। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप स्पोर्ट्स 2 घंटे भी खेलते हो तो आप 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपने बर्स्ट करके आए हो, बर्न करके आए हो वहाँ से। तो मैं कहता हूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद आप स्पोर्ट्स में देख सकते इवन मतलब काफ़ी अच्छी बात है, आप खुद एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, और अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, और मैं कह रहा हूँ इंडिया में अगर 50% भी फिजिकल एजुकेशन टीचर का ऐसा माइंडसेट हो गया, हो। तो मतलब काफ़ी सारे बच्चों का, हमारे कंट्री का फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बरो खेलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। देख लो जो कोविड के बाद जो बच्चे हैं, वो बहुत, मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जो छोटे छोटे बच्चे एकेडमी के लिए, उनके मम्मी पापा ने इसलिए भेजा है कि उन्होंने बाहर की दुनिया देखा ही नहीं है, हम्म। जो कोविड में पैदा हुए हैं, जो बॉर्न हुए हैं। तो उनको ये देखना है कि बाहर मिट्टी क्या होती है। उन बच्चों को ये नहीं पता है कि मिट्टी क्या होती है, वो खेलना है वहाँ पे, मिट्टी में रहना है, फ्रेंड्स बनाने हैं। तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास इस टाइम, जो कंसर्न लेके आपको कि अपने पास कि बच्चों को सर खेलना है बाहर, इनको बाहर की दुनिया पता ही नहीं है इवन पढ़ाई के सिवा। मैंने अभी लास्ट, अपने लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में मोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेटर जो है, उनके बचपन के जो मेंटोर थे, वो भी करंटली एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है और क्रिकेट कोच भी हैं। उनका हम्म। मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उनको मैंने चैलेंजेस पूछे थे कोचिंग में। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी, उन्होंने बोला था आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे थोड़ा अंतर ये हो गया है, आजकल जो है पेरेंट्स अपने बच्चे को सिर्फ एकेडमी भेज रहे हैं इस वजह से कि वो थोड़ा फ़ोन से दूर हो जाए। बट उससे हो ये रहा है कि अगर जैसे 50 बच्चे आ रहे हैं, 50 में से 30 बच्चे सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि बस हमें 2 घंटे खेल के जाना है, टाइम पास करना है। उसमें से जो खेलने वाले, लिटरली जिनको खेलना है, उनका भी थोड़ा नुकसान हो रहा है उस वजह से। बट वो आप जैसे बोल रहे हो कि फैमिली वाला कोई माइंड सेट ये है कि फ़ोन से दूर होकर बच्चे बस कुछ ना कर करके ग्राउंड में घुस जाए। तो काफ़ी मतलब ये कि अलार्मिंग साइन है हमारी सोसाइटी के लिए कि बच्चे फ़ोन में ही ना घुसे रहें। और इवन मैंने भी एक इंटरव्यू सुना था विराट कोहली सर का, तो वो बता रहे थे कि स्पोर्ट्स जो है स्कूलों में अभी भी अछूत, मतलब दूर है लोगों से, मतलब बच्चों से हम्म। इतना नहीं मिल पाता। तो वो कह रहे थे कि जब मैं स्पोर्ट्स खेलता था तो मेरा ना मेंटल स्किल भी डेवलप हो रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे जब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो जब हम फील्ड लगाते हैं, तो हमारी जो एज्यूम करने वाली जो हैबिट है कि हमें बॉल, फील्ड बैट्समैन से इस बॉलर के टाइम पे कितना दूर रहना है, कितना क्लोज रहना है, तो हमारा माइंड शार्प होता है। तो आई बिलीव आप भी ये सेम तरीके से सोचते होंगे कि मतलब अगर बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा तो पढ़ाई के साथ साथ उसका दिमाग भी शार्प होगा इसमें, क्योंकि बिल्कुल सारी बिल्कुल टेक्निक होगा। सीखेगा। बिल्कुल होगा सर। एक एग्जांपल है, मेरे 10th में 42% आए थे, हम्म। 10th बोर्ड में। मेरे पापा ने कभी भी मतलब मेरे को इस चीज़ के लिए नहीं डांटा कि तेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए, क्योंकि उनको पता है कि इसको ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, इसको खेलना है और इसको जैसे करना है वैसे चलने दो। तो मैं मेरे पापा की बातों को याद रखता हूँ कि मार्क्स में मैटर नहीं करते, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कैसे दिमाग लगा रहे हो, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं ये कहूँगा, जो कोचिंग स्किल्स की बात करी है, कोचिंग स्किल्स क्या है कि आजकल के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ, आजकल हर कोई कोच है। हाँ, गली आजकल गली में कोच है आजकल। आजकल हर कोई कोच है। आज आपको दिमाग देने वाले हर कोई आ जाएंगे कि नहीं, ये फ्रंट फुट की बॉल थी, ये बैक फुट की बॉल थी, इस पे पुल मारना था, इस पे स्वीप मारना था। आजकल हर कोई देने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, इसने एक तरीके का बिजनेस बना दिया है इसे, स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स को बिजनेस बना दिया है। अब जैसे किसी एक कोच का, मैं किसी एसोसिएशन में किसी के छोटे से बंदे के साथ जान पहचान है, तो अब उसने कह दिया कि मेरी वहाँ जान पहचान है एसोसिएशन में। अब पेरेंट्स को क्या लगता है कि इसकी तो जान पहचान है और ये ट्रायल में तो बच्चों को क्लियर करवा देगा। तो ये चीज़ जो हो रहा है, एक तरीके का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, कि लगता है कि बच्चा, इस ये कोच अरविंद सर इस एसोसिएशन को जानते हैं, तो वहाँ पे तो मेरे बच्चे का कहीं ना कहीं ये करवा देंगे। पर उनको ये नहीं पता कि एक ही बच्चा नहीं है आपका, वहाँ पे 5 से 10 हज़ार बच्चे आते हैं ट्रायल में। तो मैं सबका, सबके लिए और किसी के लिए आप डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकते चीज़ें। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपका बच्चा अगर खेल रहा है तो उसको खेलने पे फोकस करें, उसके फिटनेस इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसका खेल, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड डेवलप हो रहा है, स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, टेक्निक्स में कितना अच्छा चल रहा है वो। अब जब वो ट्रायल पे, तो ऑब्वियसली जाएगा, जब ट्रायल पे अच्छा करेगा तो, जब अच्छा करेगा तो कोई ना कोई देखेगा ही उसे कि यार ये लड़का कहाँ से आया और इतना अच्छा खेल रहा है, इतनी अच्छी टेक्निक्स है इसके अंदर। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस चालू कर दिया है लोगों ने, कि हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड लेके 2 नेट्स लगाए और एकेडमी चालू कर दी। आप कोच का बैकग्राउंड नहीं देखते, कोच कहाँ से खेला हुआ। आजकल आईसीसी लेवल कोच करना बहुत इजी हो गया है, दुबई में होते हैं, कोई भी जाके करके आज के रिज्यूम में लगा देता है। लेकिन बीसीसीआई करना बहुत मुश्किल बात है। तो बीसीसीआई के जो कोचेस हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। और जो कोच कहीं से खेला हुआ है, कि आप उसका बैकग्राउंड देखो कि वो कहाँ रिप्रेजेंट किया है, वो कहाँ से खेला है, वो कैसा करता है, क्या करता है। आजकल मैं अगर शिवम पायल को बोल दूं कि कोचिंग दे दे, वो बहुत अच्छा कोचिंग दे देगा, वो हाँ, बिल्कुल दे देगा। वो कोई बच्चे को मैं बता दूं कि तू मेरी क्लास देख ले, वो देख लेगा वो बहुत अच्छे ये से, जो 7-8 साल से क्रिकेट खेल रहा है वो बेसिक्स तो वो भी वो बता बता देगा। देगा बेसिक। लेकिन एक जो कोच जिसने कहाँ कहाँ खेला है, जिसने सारी चीज़ें देखी हैं, जिसने गरीबी से लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लाइफ लेके को देखा है लाइफ कि को देखा है, वही कि बता मैं पाएगा। देख के बता सकता हूँ कि ये बच्चा कहाँ तक खेलेगा। मेरे स्कूल में, मैं सेंट थॉमस स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, इंदिरापुरम। और वहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, मतलब सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं वहाँ के प्रिंसिपल, चेयरमैन हो गए, सब सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को लेके।
तो वहाँ पे मैंने चीज़ें देखी हैं कि एक लड़की उन्नति सिंह यूपी से स्टेट खेली 15, पिछले साल 15 खेली वो, इस साल 19 के लिए गई थी, उसका नाम नहीं आया। अब उसका नाम नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिसमें 15 की लड़कियां ली नहीं उन्होंने, सारी नई लड़कियां डाल दी। अब मुझे नहीं पता वो कैसे आई हैं, क्या उन्होंने लगाया है उसमें जुगाड़ लगाया, कैसे लड़कियां आई हैं, उन्नति का नहीं हुआ इस बार। तो मेरे पास है एक लड़की उन्नति जो स्टेट अभी रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत अच्छी मीडियम पेसर है, उसने 15 पहले मैच में ही 5 विकेट लिया था पंजाब के अगेंस्ट, और काफ़ी अच्छे 9-10 विकेट थे उसके 3-4 मैचों में। तो ऐसे बच्चियां हैं मेरे पास जो कर रही हैं, अच्छा करती हैं। एंड रिसेंटली सर आपका एक स्टूडेंट काफ़ी नाम कमा रहा है, आपका हम्म। मीडियम पेसर हिमांशु चौहान। हम्म। 2-3 साल पहले उसने दिल्ली को रिप्रेजेंट करा, अभी दिलीप ट्रॉफी में भी उसका नाम था। अभी सैयद मुश्ताक अली सैयद खेल रहा मुश्ताक अली में भी दिल्ली टीम के साथ है, है। मैचेस खेल रहा है। तो कैसी जर्नी थी सर उसकी भी? वो भी काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आया था और काफ़ी जल्दी खेला है। हम्म। मतलब उसके साथ वालों को पता है कि मतलब बहुत जल्दी उसको सक्सेस मिली। तो ये आप किस्मत, कई लोग बोलते हैं किस्मत है उसकी, तो आप थोड़ा बताइए सर उसकी एक छोटा सा, अगर हम बताएं स्टोरी कि कैसे स्टोरी थी, कितना हार्ड वर्किंग था, क्योंकि जितना हम। सर सिंपल है, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। आप घर पे बैठे बैठे आप सोचोगे मैं इंडिया खेल जाऊँ, तो कभी नहीं खेलोगे जब तक आप फील्ड में नहीं उतरोगे। हिमांशु चौहान का क्या है कि मैं उससे 2018-19 में मिला था। तो हम ऑक्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी खोला था हमने वहाँ पे, रवि गोस्वामी भैया हैं, वो पीजीडीवी कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर है, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि वो वहीं से पढ़ता था, पीजीडीवी कॉलेज, पीजीडीवी पीजी कौन से डीवी स्कूल, जसोला, डीवी जसोला स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो। तो उन्होंने उसको देखा, और फिर डीएवी स्कूल में पढ़ता था वो, तो मैं उससे मिला, रवि गोस्वामी सर ने ही मिलवाया उससे। और जब मैंने उसको पहली बार नेट में बॉल डालते हुए देखा, फायर, मतलब वो टेनिस से ही क्रिकेट खेलता था, लेदर का उसको पता भी नहीं था लेदर की बॉल होती कैसे है। जब उसने बॉल डाली ना पहली बॉल, तो इतनी स्पीड बॉल आ रही थी कि मतलब मेरे को लगा कि यार ये लड़का इतनी तेज़ फेंक रहा है, और लाइन लेंथ भी इतनी अच्छी जा रही है। तो रवि गोस्वामी सर का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, उसको आगे पहुंचाने का। मैं तो साथ में था ही उसके। तो बहुत हम्बल लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, और उसके हम्बलनेस और उसके मेहनत की वजह से ही वो इतना अच्छा कर रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती थी उसको, वो हमारे साथ कई कई मैचों में मैं उसको गाड़ी से लेके जाता था, रवि भैया गाड़ी से लेके जाते थे उसको, शूज़ नहीं था उसके पास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आती है मेरे को उसके साथ, आज भी मेरे से बात होती है उससे, बहुत अच्छे से बात करता है। अभी डीपीएल में भी उसने अच्छी विकेट, अच्छा करा उसने। डीपीएल में डीपीएल पहले में मिल पहले पहले मैच में मैन ऑफ द मैच था। हाँ, डीपीएल में भी मिला मैं उससे अभी। तो उसकी जर्नी तो सर बहुत अच्छी है, उसने बहुत मेहनत किया है, मतलब उस लड़के ने इतनी मेहनत की है। उसने कोविड के टाइम पे भी वो अड़ंगपुर वाले स्टेट ग्राउंड में भी जाके वो सुबह सुबह कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद होता था, वहाँ जाके बॉलें डालता था, 200-200 300-300 बॉलें डालता था, फिटनेस करता था, भागता रहता था। तो सर वो मेहनत आज उसको दिख रही है कि वो स्टेट खेला, स्टेट से सीधा रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी से आज सैयद मुश्ताक अली खेल रहा है, आगे वो आईपीएल भी खेलेगा, आगे वो इंडिया के लिए भी खेलेगा। तो उस लड़के ने बहुत अच्छा करा उसने तो बात एक्चुअली। होती है भी आपसे उसकी? हाँ, मेरी बात होती है उससे, मैसेज में बात होता है, फ़ोन पे बात होता है। एनिवर्सरी थी, उसने कल विश भी किया मेरे को, मेरी एनिवर्सरी का, और बात होती रहती है। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हो तो? अभी ऑलमोस्ट सारे बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ उसने ड्रेसिंग रूम शेयर करा है, गुजरात टाइटंस के साथ था हम्म। वो एज ए नेट बॉलर। तो कुछ बताता है वो, कुछ स्टोरीज रिलेटेड या हाँ, फिर? उसने बताया था कि हार्दिक पांड्या उसको बहुत सपोर्ट करता था, हार्दिक पांड्या ने उसको काफ़ी, हार्दिक पांड्या को उसने एक बार बोल्ड भी आउट भी किया था, तो हार्दिक पांड्या ने उसको बोला भी था कि हम मिलते हैं आगे और अच्छे से करेंगे। हार्दिक पांड्या ने उसको डायरेक्टली इंडिया के लिए भी अप्रोच किया कि तू इंडिया के लिए खेलेगा और मेहनत कर अच्छे से। आशीष नेहरा सर ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसकी जॉब भी थी नेवी में, उसका जॉब भी लग गया था, तो उसने जॉब जॉब फिर रिज़ाइन दे के फिर वो कंटिन्यू अपने क्रिकेट को कंटिन्यू रखा उसने। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरी बात हुई थी उससे, तो कह रहा था आशीष नेहरा भैया बोल रहे हैं कि अभी क्रिकेट खेल, जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तो अभी बात होती है मेरे से, एज अ बड़े भैया की तरह ट्रीट करता है, सारी चीज़ें तो ओके। इस काफ़ी एक आप जैसे बता रहे हो कि मतलब बहुत से ऐसे प्लेयर होंगे जो भी सोच रहे होंगे कि मेरे पैसा नहीं है, मेरे जैसे आपने बताया जूते लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इंडियन क्रिकेट का इतना बड़ा नाम हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा जो इतने रेनोन क्रिकेटर हैं, हम्म। वो कह रहे हैं तुम मेहनत करो, तुम क्रिकेट खेलो। तो मतलब एक अच्छी स्टोरी है कि तुम गिव अप नहीं करो, हम्म। आपको रास्ता दिखाने वाले लोग मिल जाएंगे अगर आप अच्छा करोगे ग्राउंड में बिल्कुल जाके। बिल्कुल मिलेगा, सपोर्ट करने के लिए हर कोई मिलता है। और सर मेरा ये मानना है कि आज मेरे एकेडमी में 7-8 ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं फ़ीस नहीं लेता, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली नहीं कर पाते, फ़ीस नहीं दे पाते, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो मैं उनको अपने जेब से ही देता हूँ कि चल बेटा तू ले जा यार, कोई शूज़ ले जा, किसी को बैट दे दिया, किसी को ग्लव्स दे दिया।
तो ये मेरे को अच्छा लगता है कि वो बच्चा खेल रहा है अच्छा और उसको नहीं मिल रहा वो चीज़ें, नहीं कर पा रहे उसके पेरेंट्स, तो मैं करके दे रहा हूँ। तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है इन चीज़ों को लेके कि बच्चा अच्छा खेलेगा तो एटलीस्ट कम से कम मेरा नाम तो लेगा। कोच को सिर्फ ये चाहिए कि बच्चा नाम ले उसका। हाँ। कोच को ना ही उससे कुछ लालच है, ना ही कुछ उससे कुछ चाहिए। कोच को बस ये चाहिए कि मेरा बच्चा बस मेरे को याद करे। और ये हमारा इंडियन सोसाइटी का भी है, हमारे मतलब रूट्स में है, ये हमारा हुँ, एजुकेशन सिस्टम के रूट्स में है कि बस बच्चे को एक छोटी सी गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु को उसका बस, नाम ले ले बस। बस। क्रिकेट में तो यही है, उसको ना पैसा चाहिए आपसे, ना कुछ चाहिए। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी बताई सर आपने। एंड सर, अभी थोड़ा हटके एक क्वेश्चन पूछूंगा, मे बी आप उसका आंसर दो या ना दो। हुँ, बट आपने इतने टाइम से क्रिकेट खेला, आपने अभी जैसे हिमांशु चौहान की स्टोरी बताई, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए होंगे लाइफ में। तो पॉलिटिक्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है सर, आज भी है पॉलिटिक्स? स्टेट लेवल पे ज़्यादा है या इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है ये चीज़ें? आप क्या मानते हैं इस बारे सर में? इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं हो सकती। मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि स्टेट लेवल जब वो पहला स्टेप चढ़ता है ना बच्चा ट्रायल के बाद, वहाँ पे मुझे लगता है कि आज भी पॉलिटिक्स है। दिल्ली, यूपी, बड़े-बड़े जितने भी अब तो छोटे राज्यों में भी हैं, जो आप झारखंड के स्टेट में भी चले जाओगे वहाँ भी मिलेगा। तो आज भी मेरे को ऐसा लगता है, हमारे टाइम पे भी ऐसा था, आज भी लगता है कि एक फ़ोन कॉल आता है और रातों रात टीम चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है और अभी भी हुआ है, एक मेरे बच्ची के साथ हुआ है, जो रातों रात एयरपोर्ट पे टीम चेंज हो जाते हैं, एयरपोर्ट पे बच्चे ही अलग आ जाते हैं, जिसका नाम नहीं होता वो बच्चा आ जाता है। तो ये चीज़ें सर होती हैं, और मैं इन चीज़ों को मतलब बहुत नेगेटिव पॉइंट से देखता हूँ, क्योंकि इससे बच्चा आगे कभी नहीं खेल सकता। जो फ़ोन कॉल पे बात हो रही है, जो चीज़ अंदर-अंदर से बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। तो अगर आप टैलेंटेड हो और आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको देखने वाले बहुत लोग आएँगे और आपको लेके जाएँगे। लेकिन आप अगर सोच रहे हो पॉलिटिक्स और पैसों के दम पे आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, कि मेरा तो है। तो पॉलिटिक्स और ये उसके पैसों के दम पे अगर आप सोचते हो कि क्रिकेट खेल रहे हो, तो वो खुद को ही धोखा दे रहे हो वो। हम्म। तो मेरे को नहीं और लगता एक ये। इससे एक अच्छा टैलेंटेड बच्चे का कैरियर रह जाता है। और बिल्कुल, अब महेंद्र सिंह धोनी सर की बात है कि वो छोटे मैचेस इसलिए नहीं खेलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं एक बच्चे का जगह खा रहा हूँ। हाँ हाँ। अगर मैं खेलने जाता हूँ रणजी ट्रॉफी, तो मुझे लगता है कि एक प्लेयर का जगह खा रहा हूँ। तो इसलिए वो नहीं भी खेलते थे। अगर आप पॉलिटिक्स के बिहाफ पे जा रहे हो अंदर और टीम में खेल रहे हो, तो एक अच्छा टैलेंटेड बच्चा बेचारा बाहर ही बैठा रहेगा, वो तो बैठा ही रहेगा, देखते रहेगा वो। बैठे रहेगा। तो हिमांशु चौहान मेहनती था, अगर चाहते तो इसके साथ भी पॉलिटिक्स हो सकता था, लेकिन इसने हर जगह विकेट लिए और इसने हर जगह सेलेक्टर्स को दिखाया है। रवि भैया ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया है, हर जगह इसके लिए लड़े हैं। हम जाते थे साथ में, रवि भैया जाते थे, तो इसके लिए लड़े हम, कि इसने अगर 3 विकेट 5 विकेट लिया है, तो ये टीम में क्यों नहीं है। और ऐसे भी होते थे सर यूनिवर्सिटी में, एक भैया और थे हमारे समोद भैया, उनके सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट थे उनका यूनिवर्सिटी में। जब यूनिवर्सिटी के मैचेस में पॉलिटिक्स हो गया, तो स्टेट तो में तो बहुत बड़ी बात है। उनका इतने रन बनाने के बाद भी उनका नहीं हुआ था कुछ भी। बहुत मतलब एक करंट एक फ्रेश क्रिकेटर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है किसी भी टाइम पे, जिसको एक इंडियन क्रिकेटर बोल रहा है, तो एक सुपरस्टार है, वो इंडियन टीम का कप्तान है कि तू मेहनत करता रहे तो हम्म, इंडिया खेल सकता है। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी एक अच्छी इंस्पिरेशन है कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको कभी मौका नहीं मिल रहा, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरी कोई सोर्स नहीं है, मेरी कोई अप्रोच नहीं है। तो जैसे आपने बोला कि वो जहाँ जाता था वहाँ विकेट लेता था, तो आप भी आगे बोल पाते थे। हम्म। तो अगर जो बच्चा बस वो उसको ये करना है कि अपनी बैटिंग कर रहा हूँ तो मुझे रन मारने हैं, फील्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे कैचे अच्छी पकड़नी है, और बॉलिंग में मुझे विकेट लेनी, तभी आपके लिए कोई आगे बोल भी पाएगा, और तभी आप अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ पाओगे। एग्जैक्टली exactly, और अगर आप नहीं करोगे तो आप कितना भी पॉलिटिक्स डाल लो, पैसा डाल लो, आप नहीं खेल सकते, क्योंकि वहाँ सेलेक्टर बैठे हुए हैं, वहाँ पे सारे मैनेजमेंट बैठा हुआ है। वो देख रहा है कि बच्चा, ये नहीं देख रहे कि गरीब है या अमीर है, बच्चा देख रहा है 5 विकेट है, बच्चे की सेंचुरी है, तो वो देखना है। तो आज मेरे हिसाब से तो आज ऐसा ही चल रहा है कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना फैला हुआ है, न्यूज़ इतनी ज़्यादा चलती है, कि आप एक सेंचुरी बनाए हुए बच्चे को आप नहीं रोक सकते। किसी ने 5 विकेट लिया है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता कि भाई उसके 5 विकेट है, चाहे उसके फटे शूज़ क्यों ना हो, 5 विकेट है उसके, तो उसको खिलाना है टीम में। तो मेरे को लगता है सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इसने काफ़ी हेल्प करी है इन बच्चों की, जिन्हें नहीं जानता था कोई। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इन्हें कोई जानता ही नहीं। छोटे से एकेडमी में ज़िंदगी भर एकेडमी में ही खेलता रह जाता। हम्म। हमारे टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं था, 2008 9 10 की बात बता रहा हूँ, कुछ अभी भी नहीं था। 2014-15 से हुआ है। मेरे पास फ़ोन वोन भी नहीं होते थे, तो उस टाइम अगर हमने सेंचुरी बनाई मैनुअली होता था, वो मैनुअली कहाँ फट के रह गया, कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। आज क्या है, आपने सेंचुरी बनाई, सीधा इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं किसने इतने रन बनाए। तो मुझे लगता है इसका बहुत फ़ायदा है, और आगे भी रहेगा ये चीज़ें, कि गरीबों को नुकसान ना हो इससे।
मतलब सर ऑलमोस्ट आपने काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा है अपना, और एक जो मिडिल क्लास बच्चा जो देख रहा होगा वो काफ़ी कुछ सीखेगा इस पॉडकास्ट से। चाहे अपने धोनी सर की हम्बलनेस की बात करी, या एक टफ कंडीशन से कितने अच्छे विकेट कीपर बने ये लोग जब उन्होंने इतनी टफ कंडीशंस में खेला। फिर अभी आपने हिमांशु चौहान के बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छी स्टोरीज हैं ये, मतलब जिनसे लोग सुन के या अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। कोई क्रिकेट कोच भी देख रहा है तो इन चीज़ों का रेफरेंस वो दे सकता है। एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा अब। सर जैसे लोग कोई क्रिकेट, आपने बोला पढ़ाई भी करते रहो, आपके 44 मतलब एक बिलो एवरेज मार्क्स आपके आए थे, पर आप पढ़ाई भी कर रहे थे, उसके बाद आप भी फिजिकल एजुकेशन टीचर है। तो क्रिकेट अगर आप नहीं खेल पाते हो सर्टेन लेवल पे जहाँ पे आप खेलना चाहते हैं, तो फ्यूचर है? कोई बच्चा अगर आपको देख रहा है अंडर 21 अंडर 22 पे जो भी है, एंड पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, एकेडमिक्स में अपने है, वो अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन उसको वो नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए, तो मतलब फ्यूचर समझते हो आप क्रिकेट में आगे? उसके बाद अगर क्रिकेट सर में नहीं, फिर इन जनरल लाइफ में? सर मैं एक चीज़ सिंपल कहूँगा, जो बच्चा 16 साल की उम्र में अगर कुछ भी नहीं खेला है, कुछ भी नहीं खेला, 16 साल का हो चुका है, तो उसको क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। उसे सिर्फ अपने एंजॉय के लिए क्रिकेट खेलना चाहिए, प्रोफेशनली छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यही एक एज है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। अगर वो नहीं कर पा रहा तो आप भूल जाओ कि आप 19 भी खेल पाओगे, आप 23 भी खेल पाओगे। तो जो स्टेप है पहला, वो 16 साल तक अगर आप नहीं कुछ खेल पाए किसी भी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट कुछ नहीं, तो आप छोड़ दो क्रिकेट खेलना। आप फिर फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, पढ़ाई पे फोकस करो। आप टीचिंग में जाना चाहते हो टीचिंग में जाओ, आप जहाँ जाना चाहते हो इंजीनियर में, डॉक्टर में, कहीं भी जाके आप पढ़ सकते हो। लेकिन स्पोर्ट्स अगर आप कर रहे हो अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि उसे कंटिन्यू करो, मेहनत करो। और इससे क्या, फिटनेस भी बनी रहेगी। बच्चों की फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग पागल हो रखे हैं फिटनेस करने के लिए, पैसे दे रहे हैं जिम में, जुम्बा कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, लोग बॉक्सिंग करने जाते हैं 1 1 घंटा फिटनेस के नाम पे, पैसे दे रहे हैं। तो चल रहा है सर, सबका घर चल रहा है, सब बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम पे। आंसर, एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट खत्म करने वाला था पॉडकास्ट, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, बट मैं आपको नहीं पूछूंगा, पहले मैं अपनी लर्निंग्स बताऊंगा। मैंने ऑलमोस्ट 5 6 साल खेला, मैं नहीं खेल पाया जहाँ पे मुझे खेलना चाहिए था, बट स्पोर्ट्स ने मेरे को इतनी हेल्प करी। मैंने इवन ये पॉडकास्ट भी जो स्टार्ट करा, इवन मैं लाइफ में कुछ भी करता हूँ, मैं चाहे मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ या मैं कोई नई IT स्किल सीखना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में रहता है कि मैं जब 5 साल पहले बैट पकड़ा था और आज मैं 5 साल बाद बैट पकड़ता हूँ, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं आज कैसे खेलता हूँ, मैं वैसे नहीं खेलता था। हम्म। बट मैं बहुत बारी जीरो पे भी आउट हुआ हूँ, 40 40 ओवर मैंने पानी पिलाया लोगों को, मैं बैठा हूँ बाहर। तो मेरे को ये सीख मिली है कि मतलब मैंने अगर गिव अप नहीं करा और मैंने 100% दिया अपना, मेरे से मे बी कोई टैलेंटेड होगा, वो मेरे से 2 साल पहले सीख गया होगा, लेकिन मैं स्टिक करा तो मैं 2 साल बाद उसकी तरह खेलना सीख गया। और लाइफ में हम ऐसा, मेरे को ये एक्सपीरियंस है, अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो आप किसी भी स्किल को सीख सकते हो, और ये चीज़ स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाई है। तो आज के टाइम पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने पे कि मैं कोई भी चीज़ सीख लूंगा। आप क्या सोचते हो सर, स्पोर्ट्स इस तरीके से सिखाता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स से? बिल्कुल, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स आपको सिखाता ही है। आप हार के, अगर आप, मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ और उसमें मेरे मार्क्स, वो फार्मूला ठीक नहीं हुआ, तो मैं बहुत हर्ट होऊंगा। लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स में, मेरी टीम हार गई, तो मुझे उस टाइम ही हर्ट होगा, लेकिन मेरे को एक चांस और मिलेगा तुरंत? तुरंत, कि मैं अगले मैच में जीत के आऊंगा, या अगले मैच में अगर आज जीरो आउट हो तो अगले मैच में मैं एक। तो जो हारना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी और लाइफ में। हारना ज़्यादा होता है और हारना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक स्पोर्ट्स आप में, मतलब हारोगे नहीं। हार ज़्यादा होती है हाँ, और हार जीत। ज़्यादा होती है, और आपको पता है कि आपका कुछ नहीं होने वाला फ्यूचर, लेकिन आप फिर भी 2 घंटे जाके बैटिंग कर रहे हो, कीपिंग कर रहे हो। मैं, आपको पता है कि मैं कुछ नहीं खेल पाऊंगा, ना ही मैं IPL खेल पाऊंगा, ना ही मैं रणजी ट्रॉफी खेल पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी 2 घंटे जा रहा हूँ वहाँ पे देने, क्योंकि वो चीज़ है मेरे दिल में, दिमाग में, कि वो खेलना है। आपने बोला कि मैंने 40 40 ओवर पानी पिलाया है, 40 40 ओवर पानी पिलाया, तो वो भी एक तरीके का आपका स्पोर्ट्स ही है। आपने वहाँ जाके 40 ओवर आपने पानी पिलाया है, आप अंदर से फील कर रहे हो कि यार मैं पानी पिला रहा हूं, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं ग्राउंड पे तो हूँ, टीम में तो हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं बाहर से आके कहीं आके पानी पिला रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात है। जीरो पे आउट होना, मेरे को नहीं लगता कि आपको चांस अलग मिलेगा। विराट कोहली भी जीरो पे आउट होता है, अगले मैच में सेंचुरी बनाता है वो। तो स्पोर्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हार और जीत का फर्क बताता है ये। तो मेरे हिसाब से तो सबको स्पोर्ट्स करना चाहिए, सबको कुछ ना कोई गेम खेलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है क्रिकेट ही खेलना है, कोई भी गेम लो, इंडिविजुअली गेम लो या फिर टीम गेम लो, आप सारे गेम्स खेलने हैं आपको। और एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा है, जिस देश में लोग फिजिकली एक्टिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री भी ग्रो करेगी। बिल्कुल करेगी। तो बहुत। थैंक यू सो मच सर, मतलब काफ़ी मज़ा आया आपके साथ ये इंटरव्यू थैंक यू लेके, सो मेरे को मच। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले, और इतने सारे बड़े क्रिकेटर्स के बारे में आपने बताया, उनकी जर्नी के बारे में बताया, और काफ़ी जो एक स्टोरीज थी कि मिडिल क्लास का बच्चा कैसे एक बड़े लेवल पे पहुंचा, प्लस उसको आज बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर मोटिवेट कर रहे हैं कि तू कर, तू इंडिया खेल सकता है। तो काफ़ी अच्छा एक हमारा पॉडकास्ट रहा। आई थैंक यू। होप मतलब लोग इससे सीखेंगे जो अभी तक यहाँ पे हमें देख रहे हैं।
उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच अगेन, एंड थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं, एंड आई होप यू विल लर्न अ लॉट। एंड मैं भी इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखा हूँ, और जैसे मैं अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ, आने वाले पॉडकास्ट में भी मैं कुछ नई स्टोरीज लेके आऊँगा और हर दिन एक नई इंप्रूवमेंट खुद में भी करूँगा। तो थैंक यू सो मच। ऐसी कंटेंट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एंड मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बाय।